हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है और इसके कितने टाइप्स है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जिसमें कोई भी जो प्रोडक्शन किया जाता है उसकी वजह से नेशनल इनकम में वैल्यू ऐड की जा सकती है। नाउ इसके टाइप्स देखते हैं। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन सेक्टर्स और एक्टिविटीज। सबसे पहली जो एक्टिविटीज होगी वो होगी प्राइमरी एक्टिविटीज। और प्राइमरी एक्टिविटीज इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर। और इसमें जो एग्रीकल्चर और जो इससे रिलेटेड एक्टिविटीज है सारी आती है, इसको एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर भी बोला जाता है। इट प्रोड्यूसेस गुड्स, ये गुड्स प्रोड्यूस करता है। इट यूजेस नेचुरल रिसोर्स, ये नेचुरल रिसोर्स यूज करता है। इसके एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, पोल्ट्रिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज, ये सारी इसी के अंतर्गत आती है ना। ये फोटो में देख सकते हैं फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फिशरीज और जो क्रॉप उगाई जाती है। इसका मतलब जहाँ से हमें रॉ मटेरियल मिलता है वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट एक्टिविटीज इज सेकेंडरी एक्टिविटीज या फिर इसको सेकेंडरी सेक्टर बोल सकते हैं। बिकॉज जब प्राइमरी एक्टिविटीज में रॉ मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इसको मैन्युफैक्चर करना। So it is also called manufacturing and industrial sector. It also produces goods. यहाँ पर भी goods produce किए जाते हैं। It adds value to raw material through manufacturing. यहाँ पर manufacturing की मदद से जो raw material हमने primary activities में produce किया था उसमें value add की जाती है। So इसको हम लोग बोल सकते हैं it is the production of primary activities. एक तरीके से इसमें primary activities का ही production किया जा रहा है। और इसके अलावा ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश प्रोडक्ट में। एग्जाम्पल है जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, जैसे शुगर केन से शुगर बनाया जाता है, वो क्या हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट है। इसके अलावा वीट से जैसे बिस्किट प्रोड्यूस होता है तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज का पार्ट। नाउ ये फैक्ट्रीज की जो एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। सो ये सेकेंडरी एक्टिविटीज कही जाएगी। अब जो लास्ट एक्टिविटीज होगी वो कहलाएगी टर्सरी एक्टिविटीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जा सकता है बिकॉज यहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस नहीं किया जाता। इट डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स, ये याद रखना आपको। इट प्रोवाइड सर्विसेज, ये सर्विस प्रोवाइड करता है जिस वजह से इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी एबीसी हम लोग पढ़ेंगे। एबीसी ट्रिक से आपको याद रखना है। ए से एडवर्टाइजमेंट, बैंकिंग, करेंसी, कम्युनिकेशन। इसके अलावा टीटी आपको ट्रिक से याद रखना है। टीटी मीन्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट। और जो बच गए जैसे एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस, ये सारे के सारे टर्सरी एक्टिविटीज में आएंगे। नाउ ये फोटो दे रखी है पिक्चर 2.3। बेस्ड ऑन द पिक्चर कैन यू क्लासिफाई दिस एक्टिविटीज इनटू 3 सेक्टर्स। इस एक्टिविटीज की मदद से आपको बताना है और इसको क्लासिफाई करना है 3 सेक्टर्स में। यहाँ पर सबसे जो फर्स्ट ऊपर दे रखी है वो एक्टिविटीज में आती है कौन सी, प्राइमरी एक्टिविटीज, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड उससे रिलेटेड एक्टिविटीज की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है। सो ये जो सेकंड नंबर पर है ये हो गई सेकेंडरी एक्टिविटीज। और जो लास्ट है यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन है, जिस वजह से ये कहलाएगी टर्सरी एक्टिविटीज या फिर टर्सरी सेक्टर्स। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव 2 पार्ट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मार्केट एक्टिविटीज एंड सेकंड इज नॉन मार्केट एक्टिविटीज। इसके बीच में डिफरेंशिएट करना है। सो बेसिक डिफरेंस होता है मार्केट एक्टिविटीज और नॉन मार्केट में। मार्केट एक्टिविटीज ऐड करता है वैल्यू टू द नेशनल इनकम बट नॉन मार्केट एक्टिविटीज
does not add value to the national income. नेक्स्ट, मार्केट एक्टिविटीज परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, यानी कि पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट एक्टिविटीज की जाती है, बट नॉन मार्केट एक्टिविटीज की जाती है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी खुद के यूज के लिए किया जाता है। जैसे एक स्मॉल फार्मिंग एरिया पे कुछ जो किसान अपने लिए कंजम्पशन के लिए क्रॉप उगाते हैं, वो क्या कहलाएगा? नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज। लास्ट डिफरेंस, इट इन्वॉल्व्स रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म, और जो नॉन मार्केट एक्टिविटीज में होगा डज नॉट इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन और नॉट पेड। सो बेसिकली याद रखना है, मार्केट एक्टिविटीज वो होगी जिसमें पेड किया जाएगा, एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज वो होगी जिसमें नॉट पेड, जिसमें पेड नहीं किया जाता। ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए की जाती है, और मार्केट एक्टिविटीज प्रॉफिट के लिए या फिर जिसमें पे किया जाता है उसके लिए की जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ लेबर। सो क्वेश्चन आता है, इज डिवीजन ऑफ लेबर फाउंड बिटवीन मैन, या फिर बोल सकते हैं मेल एंड फीमेल, एक्सप्लेन। यस, डिवीजन ऑफ लेबर होता है ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन। देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द फैमिली। हमारा जो सोसाइटीज़ है, कल्चर है, और हिस्टोरिकली भी हम लोग देख चुके हैं कि जो मैन एंड वुमेन के बीच में काम को डिवाइड किया गया है, और ये बताया गया है कि वुमेन, बेसिकली वुमेन कौन सा काम करती है? लुक आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स, मतलब घर के जो भी काम होंगे जिसमें साफ सफाई, खाना बनाना और जो अदर वर्क सारे होंगे, वो कौन करेगी? वुमेन। अगर वहीं पे अगर बात की जाए मैन की, तो मैन कौन से काम करता है? बेसिकली मैन काम करता है वर्क इन द फील्ड, जो हमने शकल की स्टोरी में भी पढ़ा था। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ये याद रखना आपको, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन बताता है कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है मेल एंड फीमेल। सेकेंड पॉइंट, वुमेन आर नॉट पेड। ये याद रखना है, वुमेन आर नॉट पेड फॉर देयर वर्क सर्विसेज डिलीवर इन द फैमिली। घर में जो भी काम करती है वुमेन, उसका उनको पेमेंट नहीं मिलता। थर्ड पॉइंट, द हाउस होल्ड वर्क डन बाय वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द नेशनल इनकम। इसके अलावा जो वुमेन के काम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। सो अभी तक ये तीनों बात बताइए, आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, वुमेन आर पेड। वुमेन को तभी पे किया जाएगा फॉर देयर वर्क व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, जब वो लेबर मार्केट में एंटर करेंगी। ये हमने स्टोरीज में जाना था, विलास की स्टोरीज में, क्योंकि विलास की मदर को जो मछली बेचने का काम करना पड़ता है, जिस वजह से देख सकते हैं कि लेबर मार्केट में अगर वो एंटर करती है तभी उनको पेमेंट मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर अर्निंग लाइक डेट ऑफ मेल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। और जो उनकी जो अर्निंग होगी वो उनकी जितनी भी एजुकेशन है और स्किल्स है उसके ऊपर बेस होती है। लेकिन ये देखा गया है कि जो वुमेन है बेसिकली पेड लो, उनको कम पैसा दिया जाता है कंपेयर टू मैन, बिकॉज उनकी जो एजुकेशन लेवल है वो कम होता है, स्किल्स कम होती है एज कम्पेयर टू मेल, जिस वजह से उनको कम पैसा मिलता है। सो ये 6 पॉइंट हो जाएगा, वुमेन आर पेड लो कंपेयर टू मैन। नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट, मोस्ट वुमेन वर्क वेयर जॉब सिक्योरिटी इज नॉट देयर। मैक्सिमम वुमेन को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है जहां पर उनके लिए कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। सो इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक फैसिलिटीज लाइक जैसे मैटरनिटी लीव नहीं मिल पाते इनको, चाइल्ड केयर एंड अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, कोई भी इनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अलावा लास्ट पॉइंट 8 पॉइंट आपको बताना है, वुमेन विद हाई एजुकेशन एंड स्किल फॉर्मेशन आर पेड एट पार विद द मैन। अगर वुमेन के पास अच्छी स्किल्स है, एजुकेशन है, तभी उनको मैन के बराबर इनकम मिल सकती है। सो इस तरीके से हमने देखा डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। इसको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एजुकेशन, सेकंड इज हेल्थ। नाउ
इसका जो आंसर दे रखा है वो एक बार पढ़ लेते हैं। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अपॉन द लिटरेसी रेट। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन लिटरेसी रेट पे डिपेंड करती है। हेल्थ ऑफ ए पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। इसका मतलब लिटरेसी रेट, हेल्थ और स्किल फॉर्मेशन, इसके ऊपर जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है डिपेंड करती है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड करती है द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। किसी देश की ग्रोथ रेट भी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन ही डिसाइड करती है। नेक्स्ट, लिटरेट एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट्स। किसी भी देश की अगर जो पॉपुलेशन है पढ़ी लिखी होगी और हेल्दी होगी तो वो उसके लिए एसेट्स होगी। नाउ नेक्स्ट हम लोग इसको पढ़ते हैं एजुकेशन को। सो अब पहले देखेंगे इसके क्या बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट इज गुड जॉब एंड गुड सैलरी। अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको अच्छी जॉब मिल सकती है और सैलरी भी अच्छी मिल सकती है। सेकंड पॉइंट, डेवलप वैल्यू ऑफ लाइफ। थर्ड पॉइंट, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी। ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं। एजुकेटेड पर्सन सोसाइटीज़ में किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वो खुद तो एजुकेट होता ही है, सोसाइटी को भी एजुकेट करता है और उसका बेनिफिट पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी, पूरे देश को मिलता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इट इंक्रीजेस नेशनल इनकम। एजुकेशन की वजह से नेशनल इनकम बढ़ती है। इसके अलावा हमारे देश की जो कल्चरल रिचनेस है उसमें भी काफ़ी इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। और लास्ट पॉइंट, इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस की भी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ये थी बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, एम्फेसाइज ऑन गर्ल्स। स्पेशली गर्ल्स की एजुकेशन पे गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस किया है फॉर प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए गर्ल्स पे काफ़ी फोकस किया गया है। इसके लिए बताया गया है नवोदय विद्यालय सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय सेटअप किया गया ताकि सभी बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। थर्ड पॉइंट, वोकेशनल स्ट्रीम डेवलप विद ऑक्यूपेशन रिलेटेड नॉलेज। इसके अलावा बच्चों को अलग जैसे आईटीआई एजुकेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी ऐसे इस तरीके से कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उन्हें जॉब मिलने के लिए आसानी हो। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इंगेजेस। अगर हम लोग कंपेयर करें 1950s से लेकर अब तक गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे वो काफ़ी इंक्रीज हो चुका है। इट इंक्रीजेस एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी का परसेंटेज वाइज भी जो पहले 1% से भी कम हुआ करता था वो अब 3% से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। नाउ एक डेफिनेशन यहाँ पर आई थी, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ना है। इसका मतलब होता है टोटल परसेंट ऑफ पॉपुलेशन हु कैन रीड एंड राइट। मतलब कितनी प्रतिशत लोग पढ़ सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को या फिर लिख सकते हैं, उन्हें क्या माना जाएगा, लिटरेट पर्सन, और उस रेट को माना जाएगा लिटरेसी रेट। नाउ इसके आउटकम क्या है, क्या रिजल्ट देखने के लिए मिला है जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं। सबसे पहला है लिटरेसी रेट इंक्रीज। लिटरेसी रेट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। नेक्स्ट, मेल लिटरेसी इज़ हायर देन फीमेल। ये भी देखा गया है कि अभी भी कई जगह मेल जो लिटरेसी है वो हायर है फीमेल के मुकाबले, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो पहले के मुकाबले कम हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, लिटरेसी रेट वेरिड। लिटरेसी रेट इंडिया में अलग अलग जगह देखी गई है, अलग अलग है। जैसे कुछ स्टेट में 90+ है और कुछ में 70 से भी कम है। मैक्सिमम केरल में है और जो मिनिमम है वो बिहार में। इसका मतलब लिटरेसी रेट वेरी करती है इंडिया में, अलग अलग है। और लास्ट पॉइंट, प्राइमरी स्कूल सिस्टम एक्सपेंडेड। इंडिया में प्राइमरी जो स्कूल है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। नाउ नेक्स्ट, स्टेप्स टेकन टू स्प्रेड एजुकेशन। एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए कौन कौन सी स्कीम और क्या कदम उठाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्कीम सर्व शिक्षा अभियान। ये सब बड़े कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है।
सो इसका बेसिक मोटिव है प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी है टू ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए, इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय 2010। ये एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान का क्या मोटिव है? ये बेसिक जो एजुकेशन है प्रोवाइड करना चाहता है सभी बच्चों को, और एज ग्रुप कौन सी है? 6 to 14 ईयर्स के बच्चे के, और बाय 2010। नेक्स्ट, इट इज ए टाइम बाउंड इनिशिएटिव, यानी कि ये समय निर्धारित किया गया है इसमें, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इस पार्टनरशिप करेगी, किसके साथ मिलकर काम करेगी? स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के साथ में। इसके अलावा कम्युनिटीज का भी साथ लिया जाएगा, ताकि गोल ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन अचीव किया जा सके। यूनिवर्सल या फिर यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब है कि सभी लोगों को या सभी बच्चों को इसमें इंक्लूड करना है, और सबको बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये था सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो इनिशिएटिव लिया गया है वो है मिड डे मील स्कीम। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम है। इसमें बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है स्कूलों में, ताकि इसके दो बेनिफिट हो सके। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस। सबसे पहली बात, ये अटेंडेंस इंक्रीज करता है बच्चों की, एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट इसका बेनिफिट होता है इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस, ताकि इनका स्वास्थ्य भी बना रहे। सो दो इसके इनिशिएटिव है। पहला, बच्चों की अटेंडेंस इंक्रीज करना स्कूलों में। सेकंड, उनकी न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना, वो भी इम्प्रूव करना है। इसके अलावा ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ये भी इंक्रीज किया गया है। इसका मतलब कितने बच्चे पहले के मुकाबले स्कूलों में ज़्यादा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनकी टोटल अटेंडेंस रेशियो इंक्रीज करनी है। सो द GER इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 23 ईयर्स के बारे में बता रखा है। ये पहले के मुकाबले ये भी इंक्रीज हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं जो 12th 5-year प्लान आया था, उसके क्या टारगेट थे। सो द स्ट्रेटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, अडोप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक कैरिकुलम मॉडिफिकेशन। इसके अलावा जो स्टेट स्पेसिफिक जो मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वोकेशनलाइजेशन करना है। इसका मतलब वोकेशनल बच्चों को ट्रेनिंग देनी है, स्किल्स देनी है, एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी कैसे यूज़ करना है, इसकी भी प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, देयर इज ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन पे भी फोकस करना है। कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड IT एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सारी बातों का भी ध्यान रखना है। लास्ट ओवर द पास्ट 50-60 ईयर्स ये देखा गया है, देयर हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि पिछले कुछ सालों में यूनिवर्सिटी में एंड इंस्टीट्यूशन में ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखा गया है, ग्रोथ हुई है यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन में। सो स्टूडेंट्स, ये एजुकेशन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, हेल्थ वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद लास्ट टॉपिक बच जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट, वो भी पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे। सो तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस चैनल को अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ में इसको स्प्रेड करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर कर सकते हैं, और जो बाकी के जो चैप्टर्स है उसका आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और इस चैप्टर की भी PDF जल्दी ही आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।